तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने जीएस स्टडी हब पे। मैं बप्पी कुमार। आज के इस मजेदार वीडियो में जो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा 2026 में होने वाला है ना दोस्तों, उसके लिए मैं मजेदार वीडियो लाया हूँ, ठीक है ना। इसके लिए मतलब जबरदस्त वीडियो आप सिर्फ देखो, ठीक है ना। ये वीडियो में मैं क्या करवाऊंगा कि मॉडल पेपर जो सरकारी मॉडल पेपर है ना दोस्तों, उसको मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। विज्ञान का पेपर होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। ओरिजिनल रहेगा, बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। देखो भाई, ये मतलब फेंका बिगी वाला बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो मॉडल पेपर जो जारी होता है ना, उससे देखियो 30 क्वेश्चन तो हूबहू लड़ेगा, 30 क्वेश्चन तो हूबहू लड़ेगा, ठीक है ना। और 50 क्वेश्चन अगर ऐसे जोड़ेंगे, 50 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 30 क्वेश्चन तो हूबहू लड़ने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। अब 30 क्वेश्चन के लिए यार वीडियो तो देखो यार, वीडियो तो देखो भाई साहब। क्वेश्चन का लेवल देखना कि जो मैं कल जो ऑब्जेक्टिव वाला जो वीडियो डाला हूँ ना, अरे यार देखना उससे कितना क्वेश्चन है यार। अब मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ कि जीएस स्टडी हब पे जितना भी वीडियो आता है ना दोस्तों, वो सारा के सारा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम ऑब्वियस से, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए, 12th हो जाए या फिर 10th हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो में धैर्य बना के रखो। थोड़ा ये है कि थोड़ा मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हाँ ऐसा समझा दूंगा ना दोस्तों कि कोई 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 टीचर नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम यार देखो, हाँ एक एक बात और कि जिसके पास टाइम नहीं है भाई, वो फिर प्लीज वीडियो को अभी से ही मतलब बैकअप लेके चले जाए, ठीक है ना। बाद में देख लेना भाई जब आपके पास टाइम हो जाएगा। लेकिन टाइम अगर है तो प्लीज देखो, एक बार देखो वीडियो, ठीक है ना। लाइक लाइक सब्सक्राइब मत करो, हम नहीं बोल रहा हूँ, अपने करोगे लाइक सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। और अपने अपने भाई बहन को बताओगे, ठीक है ना। तो चलो अब मैं बिना इधर उधर के बात किए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा क्या है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? क्या दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, या A+B या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? तो बी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्पण के आगे बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो और परावर्तित किरण तो 30 डिग्री हो, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है ना दोस्तों, कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। यदि आपतन कोण कितना हो, 30 डिग्री, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच किरण के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा? तो देखो दोस्तों, आपतित प्रकाश की चाल जो होता है ना, आपतित प्रकाश की चाल बराबर होता है परावर्तित प्रकाश की चाल, ठीक है ना दोस्तों। बराबर होता है परावर्तित प्रकाश की चाल के। तो बराबर होता है तो इसलिए कि आपतित प्रकाश की चाल कितना है? सी। तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी कितना हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? गोलीय दर्पण में जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है? ठीक है ना दोस्तों, मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है? तो मूल बिंदु ऐसे रहता है ना दोस्तों। तो ये कहाँ से मूल बिंदु खींचा जाता है? तो मूल बिंदु खींचा जाता है ध्रुव से। कहाँ से खींचा जाता है दोस्तों? ध्रुव से खींचा जाता है, ध्रुव पर खींचा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो उसका गति क्या हो जाता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो उसका गति क्या हो जाता है? उसका गति बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है, ठीक है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका जो होगा वो गति बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? बढ़ती है, ठीक है ना दोस्तों। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है? कौन सी राशि बदलती है, ठीक है ना दोस्तों। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? देखो दोस्तों, अपवर्तन के कारण रंग बदलता है ना, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो अपवर्तन के कारण आप आवृत्ति भी बदलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य बदलता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या बदलता है? अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? तो तरंग दैर्घ्य बदलती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, न्यूमेरिकल टाइप है, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितनी होती है? अब मतलब यहाँ पे देखिए, लेंस की शक्ति का पहले फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f होता है ना।
P बराबर 1/f, जहाँ हमारा f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में तोड़े तो कितना हो जाएगा, मीटर में तोड़ेंगे तो 0.5 मीटर होगा, है ना। तो जब भी हम यहाँ पे मान रखेंगे ना तो वो मीटर में ही रखेंगे, सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो मीटर में जब रखेंगे तो वन पॉइंट मीटर का मान निकाले तो कितना हुआ, 0.5 हुआ, है ना, 0.5 हुआ। अब ये जो पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे दोस्तों, तो ये जो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो एक अंक ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एगो जीरो चल जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो कितना हो गया दोस्तों 2, यानी कि 2। देखिए आपको ऑप्शन में खोजिए 2 किधर है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 2D है ना, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया, समझ में आया? थोड़ा वीडियो आगे पीछे करके देखोगे ना दोस्तों, समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब उतना एक्सप्लेन कितना मैं करूँ बताओ यार। जहाँ देखो ऐसा है कि जहाँ फंसोगे वहाँ मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, वहाँ मैं करूंगा एक्सप्लेन। और जहाँ नहीं फंसने का, जहाँ रटने वाला उसको आप रट जाओ भाई। ये अब न्यूमेरिकल था, इसको तो मैं सोल्व करवा दिया ना। इसी तरह जहाँ न्यूमेरिकल आएगा वहाँ मैं सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज क्या होता है, तेलीय कागज पारभाषिक होता है। क्या होता है दोस्तों, पारभाषक होता है, ठीक है ना। और पारदर्शक में क्या होता है, कुछ दिखवे नहीं करता है, ठीक है ना। पारदर्शक में क्या होता है, सब कुछ दिखता है, लेकिन पारभाषक में क्या होता है, कुछ कुछ दिखता है। क्या होता है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं भी दिखता है, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम पारभाषक कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच में क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है, और निर्वात में क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है ना। अधिकतम होता है, निर्वात में क्या होता है, अधिकतम होता है, और कांच में क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है दोस्तों, दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है ना। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग, यानी कि आगे की ओर जो पारदर्शी भाग रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा देखिएगा, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है, ठीक है ना। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है, तो इसे जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जो कि मतलब मांसपेशी जब बढ़ जाता है ना, मांसपेशी को बढ़ने से जो बीमारी मतलब कि आंखों में जो होता है वो क्या है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष है। और जरा दृष्टि दोष का निवारण कौन सा लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा। क्या होता है, बाइफोकल लेंस द्वारा होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या है, रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धुंधली रोशन के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना दोस्तों, डिम लाइट के प्रति, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट वो भाग है, जहां जहां ऑप्टिक जो होता है दोस्तों, ऑप्टिक्स जो होता है वो नव्र रेटिना से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, रेटिना से निकलती है। तो ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहाँ ऑप्टिक नव्र रेटिना से निकलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कॉन्स नहीं होता है, रॉड्स और कॉन्स नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये नहीं, इसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पे दृष्टि पटल नहीं होता है, ठीक है ना, यानी दृष्टि, यानी यहाँ से मतलब देख नहीं पाता है, ठीक है ना दोस्तों इंसान। तो क्वेश्चन नंबर अब 16 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, विद्युत धारा के किस प्रभाव के पर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। कौन सा कहाँ कहाँ कार्य करते हैं दोस्तों, उष्मीय प्रभाव पे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों।
तो कुंडली में कहाँ नहीं होता है दोस्तों, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना, कहाँ नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है, यानी कि कोइल में नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जे एस इनवर्स, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे एस इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, कौन सा मतलब पदार्थ यानी तत्व का जो बना होता है, ये नाइक्रोम की बनी होती है, किसकी होती है दोस्तों, नाइक्रोम की, ठीक है ना, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारे पास, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, ऑरेस्टेड ने किया, किसने किया दोस्तों, ऑरेस्टेड ने किया, कौन किसने किया था, ऑरेस्टेड ने किया था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑरेस्टेड ने किया था, ठीक है ना दोस्तों, क्या किसने किया था, ऑरेस्टेड ने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास देखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। अच्छा, चुंबक कभी दो चुंबक सटाए हैं, तो उसमें दिखता है कि ये देखो लाइन ये लाइन से बंधा हुआ है, नहीं नहीं दिखता है, तो वो नहीं, जो दिखता है उसे वास्तविक कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे काल्पनिक कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, काल्पनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काल्पनिक होता है, क्या होता है दोस्तों, काल्पनिक होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, धारा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, क्या कहते हैं जो दोस्तों, जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, वो मापा जाता है विद्युत धारा, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, मापा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, बहुत नगण्य, कम यानी कि नगण्य हो जाता है, ऐसे मानो नगण्य हो जाता है, ठीक है ना। लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, ठीक है ना, आवश्यक तत्व कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि अरे वो परमाणु बम जो बनाया जाता है ना, उसी को नाभिकीय यानी ऊर्जा कहा जाता है। तो उसके लिए क्या मतलब आवश्यक होता है, यूरेनियम होता है, क्या होता है दोस्तों, यूरेनियम होता है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो ना दोस्त, क्वेश्चन का लेवल, अरे यही से तो बोलता हूँ जेएस स्टडी अब बहुत ऊपर जाएगा, देखो तो एक 6 महीना टाइम तो दो यार, 6 महीना टाइम दो, ठीक है ना। कंटेंट इतना अच्छा देता हूँ ना कि भाई साहब, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर जो ऊर्जा का है वो मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य है, क्या है दोस्तों, सूर्य है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, नाइट्रो का नाइट्रोजन हो जाता है ना दोस्तों। और तो जल का अर्थ क्या हो जाता है, हाइड्रो, क्या होता है, हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो, ठीक है ना दोस्तों, हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर पेट्रो प्लेटिनम, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु जो मतलब अभिक्रिया करेगा ना, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा, ठीक है ना दोस्तों, एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, साग सब्जी का विघटित होकर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा अभिक्रिया दोस्तों, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब साग सब्जी जब सड़ता है तो बदबू कैसा फैलता है, तो क्या होता है, मतलब वायु मतलब हवा जैसा वो उड़ता है, तो हवा जब निकलता है तो क्या होता है, उष्मा क्षेपी हवा, मतलब समझ रहे हैं ना, जो वायु निकलता है तो क्या, तो उसी तरह शराब वायु निकल रहा है तो उस क्या हो गया, उष्मा क्षेपी हो गया, क्या हो गया दोस्तों, उष्मा क्षेपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया, क्या है दोस्तों, भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक
प्रक्रिया है, ठीक है ना। थोड़ा पेन दोस्तों उतना अच्छा नहीं चलता है, इसलिए भौतिक की जगह पे मौतिक लिखा गया है ना। भौतिक प्रक्रिया क्या है दोस्तों, भौतिक प्रक्रिया, इसलिए मतलब देखिए दहन में ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीकरण, श्वसन में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6 क्या होता है दोस्तों, C6H12O6, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्या है यहाँ देखिएगा दोस्तों, बहुत सब गलत मारता है, यहाँ नहीं पढ़ना ही सब भूल जाता है, ठीक है ना, जबकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है एग्जामिनर, तो कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इधर देखिए पीबी यानी कि लेड जो है इधर दो गो है, तो इधर इधर देखिए एक ही गो लेड है, तो ऐसे ही ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुआ है ना। तो इधर देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 HCl, इधर 2 Cl, तो इधर भी 2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना दोस्तों। यहाँ भी देखिएगा संतुलित है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, क्या है दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा क्या है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होता है। तो देखिए लाल लिटमस को क्या कौन मतलब क्षारीय रहेगा तभी तो करेगा ना, क्षारीय प्राकृतिक कराएगा, तो अब क्षारीय प्राकृतिक का इनमें से कौन सा पीएच होगा, ऐसे छाट लो। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 जो इसका पीएच मान रहेगा वो मतलब कि क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है ना दोस्तों, लाल लिटमस को नीला कर देता है। यसद पुष्प क्या है, यसद पुष्प क्या है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है दोस्तों, ZnO, क्या है ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों, यसद पुष्प कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यसद पुष्प कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, चूने के पानी जो होता है ना उसको दूधिया कर देता है, क्या करता है, दूधिया यानी कि दूध यानी कि व्हाइट कलर का कर देता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या कर देता है दोस्तों, व्हाइट कलर का कर देता है, और CaCO3 बनाता है, ठीक है ना दोस्तों, जब पानी में मिलकर क्या करता है, CaCO3 बनाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से अरे यार निम्नलिखित यार मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चलो। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O, क्या होगा दोस्तों, CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है, क्या करता है दोस्तों, लवण बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है, किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है, फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है। जब सिलिकॉन का एक होता है ना दोस्तों, एल्युमिनियम का 3 होता है, सोडियम का एक होता है ना, सोडियम का एक होता है यार, सोडियम का एक होता है, सिलिकॉन का 4 होता है शायद से, सिलिकॉन का 4 होता है, तो इसका फास्फोरस का कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है, इसलिए अधिक है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, किसका है दोस्तों, कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, ठीक है ना, किसका है, कॉपर का अयस्क है, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा 40 क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक पार्ट में देखो मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ ना भाई, तो एक पार्ट में अगर मैं वीडियो चलाने लगूंगा तो ऐसे आप एक मतलब ऐसे शॉर्ट वीडियो डालो तो कितना टाइम लगता है, वाईफाई का सुविधा नहीं है दोस्तों, नहीं तो हम पूरा वीडियो शूट करके एक बार में ही डाल देता, ठीक है ना। इसलिए मैं 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में करवाया हूँ, 40 क्वेश्चन को दूसरा वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो भाई थोड़ा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि मैं वीडियो को एक्सप्लेन यानी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही किया हूँ तो 25 मिनट का वीडियो बन गया, एक्सप्लेन करता तो यही 40 क्वेश्चन का 50 मिनट लग जाता दोस्तों,
समझो। और अभी 50 मिनट मतलब समझ रहे हो, इतना में और एक वीडियो देख लोगे, किसी और का भी वीडियो देख लोगे, है ना। तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। जहाँ पे समझाने का था वहाँ पे समझाएँ, जहाँ पे अब रटवाने का 5 दिन में तुम क्या ही मतलब समझ लोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए रटो, अब मैं बोलता हूँ भाई रटो, खुल के रटो, और जहाँ समझना है, हाँ, जहाँ समझना है वहाँ समझो। जैसे मैं समझाया ना, जहाँ पे समझना था वहाँ समझाया ना। और हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन वीडियो में मैं तो कहीं नहीं बोला कहीं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो, ठीक है ना दोस्तों, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मैं वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन जो रहेगा ना दोस्तों, वो बना रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।